वेलकम टू कंपाइल करो। आज हम माइस्क्ल के बारे में काफी सारी चीजों को जानेंगे जो कि आपको इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प करेगी और प्रोडक्शन रेडी इकोसिस्टम बनाने में हेल्प करेगी। तो बेसिकली माइस्क्ल एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करके फिर एडवांस लेवल पे जाएंगे। ठीक है, आपको मैं लॉकिंग मैकेनिज्म बताऊंगा, आपको मैं इंडेक्सिंग मैकेनिज्म बताऊंगा, आपको मैं बाइनरी लॉक्स के बारे में बताऊंगा, रेडो लॉक्स के बारे में बताऊंगा, अंडू लॉक्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, एमवीसी सीसी कैसे कंट्रोल करते हैं, मल्टी वर्जन कंकरेंसी को कंट्रोल करने के क्या क्या मैकेनिज्म्स होते हैं, किस तरीके से इंटरनली चीजें काम करती है, इंडेक्सिंग कैसे बिहेव करती है, डिनॉर्मलाइजेशन कब करना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन कब करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में अपन आज समझेंगे। तो बेसिकली ये वाला सेशन जो होगा काफी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए और इस सेशन के बाद में आप इजीली किसी भी प्रोडक्ट रेडी एप्लीकेशन के ऊपर काम कर सकते हैं और अपने गुड थॉट के साथ में अच्छा इकोसिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले माइस्क्ल के बेसिक्स के बारे में। तो बेसिकली माइस्क्ल जो होता है, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर वे का डेटा रखता है अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, सो बेसिकली इसमें सबसे पहले जो डेटा स्टोर होता है ना, वो बिनलॉग फाइल में होता है, रेडो फाइल में होता है और एक आपके पास अंडो फाइल में होता है। अंडो फाइल जो होती है, ठीक है, तीन आपके पास फाइल बनती है। तो बेसिकली ये लॉजिकल डेटा होता है आपके पास में, है ना। लॉजिकल डीडीएल और डीएमएल ऑपरेशन होता है, डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशंस होते हैं और डेटा डेफिनेशन के ऑपरेशंस होते हैं। तो डीएमएल और डीडीएल दोनों को रखता है लॉजिकल। ठीक है, दूसरा आपके पास में रेडो जो लॉग्स होते हैं, ये जनरली किस काम आते हैं, क्रैश रिकवरी के लिए काम में आते हैं। ठीक है ना, क्रैश रिकवरी के लिए। तो कोई भी डेटा सबसे पहले इसमें लिखा जाता है जिससे अगर मान लीजिए पावर फेल्यूर अगर हो जाए तो मैं इससे डेटा को रिकवर कर सकूं, इसलिए रेडो लॉग को हम फॉलो करते हैं। दूसरा होता है अंडू लॉग। अंडू लॉग आपके पास में किसमें काम आता है, आपके पास में एमवीसीसी में, मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल। तो बेसिकली जब आप कोई भी स्नैपशॉट बनाते हैं तो उसको रोल बैक करने के लिए प्रीवियस वर्जन पे अपन अंडू लॉग का यूज करते हैं। ठीक है, इसके एमवीसीसी के बारे में अपन डिटेल में जानेंगे इस वाले सेशन के अंदर। तो बेसिकली माइस्क्ल में तीन लॉग फॉर्मेट होते हैं, उन तीनों लॉग फॉर्मेट के बारे में अभी हमने जाना है। तो पहला होता है लॉजिकल फॉर्मेट होता है, दूसरा होता है क्रैश रिकवरी के लिए, तीसरा होता है एमवीसीसी मतलब मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल के लिए अपन अंडू लॉग को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली जो माइस्क्ल होता है, ठीक है, इसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको इस वाले सेशन में वो सारी चीजें कवर करूंगा जो कि आप प्रोडक्शन में यूज करते हैं और आपको इंटरव्यू क्लियर करने के लिए हेल्प करेंगी। ठीक है, अब डेटा टाइप्स की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहले तो आप फंसते हो, आप कहां फंसते हो, वेर के ऊपर। ठीक है, वेर में जनरली आप देखोगे 255 कैरेक्टर की लिमिट होती है ना। इसके ऊपर आप जैसे ही जाते हो ना तो माइस्क्ल इंटरनली क्या करता है, इसको टेक्स्ट वाले में कन्वर्ट कर देता है, टेक्स्ट डेटा टाइप में। और जैसे आप टेक्स्ट डेटा टाइप में जाते हैं तो आपकी एग्जिस्टिंग जो टेबल्स होती है ना, उसमें जो आपने कॉलम बनाया था ये उससे बाहर चले जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे इस वाले कॉलम में आपके पास रेफरेंस आईडी रखेगा, रेफ आईडी, और जो टेक्स्ट का डेटा ये सेपरेट टेबल में जाके स्टोर करता है। ठीक है, तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मेरा जो कॉलम है उसका पर्पस क्या है, उसमें मुझे कितनी साइज का डेटा स्टोर करना है, उसके बेसिस पे आप ये चीजें डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इस वजह से आप टेक्स्ट को जनरली अवॉइड करने की कोशिश करते हो। और आपके पास जो जेसन होता है, ठीक है, जनरली जेसन भी आपके पास में टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, इसके लिए भी वो सेपरेट टेबल बनाता है माइस्क्ल। ठीक है, तो जनरली जब आपसे इंटरव्यू पूछेगा तो आपसे यही पूछेगा कि अगर मुझे वेर में अगर 255 से ज्यादा कैरेक्टर मेरे पास होते हैं तो माइस्क्ल कैसे बिहेव करता है, एक सेपरेट फाइल बनाता है। ठीक है, और उस वाले रिकॉर्ड की रेफरेंस की कहां डालता है, आपकी मेन टेबल में डालता है, जिससे आप उस वाले टेक्स्ट को आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये वाला टेक्स्ट इस वाली रो से रिलेटेड है। ठीक है, ये डेटा टाइप इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। उसके बाद जेसन वाला एक डेटा टाइप होता है, तो जेसन वाले डेटा टाइप के अंदर आप क्या कर सकते हो, की वैल्यू फॉर्मेट में डेटा स्टोर कर सकते हो। जब आपको किसी भी तरह का डायनामिक रूल इंजन बनाना है या कॉन्फ़िगरेशन से डिफाइन करनी है तो आप जेसन कॉलम का यूज कर सकते हो। और जेसन कॉलम की की के ऊपर माइस्क्ल जो वर्चुअल इंडेक्स का सपोर्ट भी देता है। ठीक है, बट वो थोड़ा सा हैवी ऑपरेशन होता है, जनरली हम उसको अवॉइड करते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं, आपके पास में इंट होते हैं। ठीक है, एक बिग इंट होता है, एक इंट होता है। तो बेसिकली अगर आपके पास में, अगर आपको पता है कि मेरा डेटा का साइज किस लेवल तक जाने वाला है, तो उसके बेसिस पे आप बिग इंट और इंट में डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा डेटा टाइप यूज करना है। तो बेसिकली ये तीन चार डेटा टाइप जो होते हैं वो थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं इंडेक्सिंग की। सो बेसिकली अगर आप इंडेक्सिंग की बात बोलोगे तो सबसे पहले प्राइमरी इंडेक्स होता है ना। प्राइमरी इंडेक्स मतलब क्या होता है, उस वाली रो के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर, एक यूनिक आईडी हो, चाहे इंटीजर हो चाहे वो आपके पास में अल्फा न्यूमेरिक हो। ठीक है, वो होता है। उसके बाद में आपके पास आता है सेकेंडरी इंडेक्स। ठीक है, जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सेकेंडरी में और फॉरेन की के अंदर। तो बेसिकली फॉरेन की कोई इंडेक्स नहीं है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट है। ठीक है, और सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी इंडेक्स वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स है जो कि आपको रीड करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये प्राइमरी इंडेक्स होता है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे आपके पास मान लीजिए बी ट्री के ब्लॉक है, तो बेसिकली जितनी भी इंडेक्सिंग होती है बी ट्री में स्टोर करते हैं, और इसके जो लीफ नोड होते हैं वो आपके फाइनल रो को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास अगर ये प्राइमरी इंडेक्स है, ठीक है, ये प्राइमरी इंडेक्स के बाद आप जब इसकी बात करोगे कि सेकंड इंडेक्स कैसे, मतलब सेकंड इंडेक्स में मल्टीपल ब्लॉक्स बनते हैं, तो एक ब्लॉक जो होता है वो मल्टीपल सब ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपके लुकअप में हेल्प होती है। ठीक है, इसलिए सेकेंडरी इंडेक्स बनाए जाते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं आपके पास में कंपोजिट इंडेक्स की। ठीक है, तो आप मल्टीपल कीज को बना के कंपोजिट इंडेक्स बना सकते हो।
ठीक है, इसके बाद में आता है कंपोजिट इंडेक्स। कंपोजिट इंडेक्स जो होता है वो लेफ्ट टू राइट काम करता है और मल्टीपल कॉलम्स को मिला के आप एक यूनिक आइडेंटिफायर बना सकते हो उस वाले रो को। ठीक है, उसको बोलते हैं कंपोजिट इंडेक्स। तो बेसिकली जब आपके पास में आप एक टेबल पे मल्टीपल कॉलम्स रखते हैं और सारे के सारे कॉलम अगर क्रिटिकल है तो आप कंपोजिट इंडेक्स की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप वहां पे सेकंड इंडेक्स बनाएंगे तो आपकी मेमोरी ज्यादा यूज होगी, और अगर आप कंपोजिट इंडेक्स बनाएंगे तो आप उस मेमोरी को रिड्यूस कर सकते हो। मतलब आप एफिशिएंट मेमोरी का यूटिलाइजेशन करोगे जब आप कंपोजिट इंडेक्स बनाओगे तो। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि मुझे इंडेक्सिंग कब करनी चाहिए। तो बेसिकली इंडेक्सिंग का एक फॉर्मूला होता है करने का, उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। तो कार्डिनलिटी क्या शो करती है, उस वाले कॉलम के डेटा में यूनिकनेस कितना है, उसके बेसिस पे आप सेकेंडरी इंडेक्स को डिफाइन करते हो। अगर आपके पास में यूनिकनेस जो है 60% से ऊपर है तो आपकी इंडेक्सिंग बेटर वे में काम करेगी, अगर इससे नीचे बेटर वे में काम नहीं करेगी। ये नंबर 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, अभी मैं 60 एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। ठीक है, इसके बिलो होगी तो कार्डिनलिटी तो उसको मैचिंग रो ऐसे भी स्कैन करनी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं आपके पास में बूलियन कॉलन 0 और 1 और आपके पास में 1 लाख रो तो 50,000 तो उसको ऐसे भी स्कैन करना है, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप आधे टेबल तो ऐसे भी स्कैन कर ही रहे हो, है ना। इसलिए कार्डिनलिटी के बेसिस पे हम ये डिफाइन करते हैं कि हम सेकंड इंडेक्स को डिफाइन करना है कि नहीं करना है। और कंपोजिट इंडेक्स हम क्यों बनाते हैं, जिससे मेरी कार्डिनलिटी इंक्रीज हो, मतलब यूनिकनेस इंक्रीज हो, है ना। उसलिए हम कंपोजिट इंडेक्स का यूज करते हैं। अब जो इंडेक्सिंग होती है वो कुछ कुछ चीजों पे काम नहीं करती। तो बेसिकली कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और ठीक है, इज नॉट, नल, इन सब चीजों के ऊपर जो है इंडेक्सिंग काम नहीं करती है। तो आपको जनरली एक्सप्लेन करके देखना पड़ता है। आपने जो वेयर कंडीशन में वेयर में जो आपने कंडीशन लिखी है उसमें इंडेक्सिंग काम कर रही है नहीं कर रही है, तो आपको एक्सप्लेन में दिख जाएगा कि इसने प्राइमरी की का यूज किया है और इसने क्या बोलते हैं इंडेक्सिंग का यूज किया है कि नहीं किया है। अगर उसने इंडेक्सिंग का यूज नहीं किया है तो वहां पे कंसेप्ट होता है फोर्स इंडेक्स करके। तो फोर्स इंडेक्स में आप क्या बोल सकते हो, उस वाले कॉलम का नाम दे सकते हो जिसमें जिसमें आपने कॉलम बनाया जिसको आप यूज करना चाहते हो इंडेक्सिंग के लिए। ठीक है, तो फोर्स इंडेक्स का आप यूज करेंगे तब जाके वो इंडेक्सिंग का प्रॉपर्ली यूज करते हैं। तो बेसिकली इंटरव्यूअर आपसे ये पूछेगा कि प्राइमरी इंडेक्स क्या होता है, सेकेंडरी इंडेक्स क्या होता है, कंपोजिट इंडेक्स क्या होता है, कौन सा एफिशिएंट होता है, कौन सा बेटर होता है, कैसे डिसाइड करते हैं। इन सारी चीजों के आंसर मैंने भी आपको दे दिए हैं। और किस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जहां पे आपके पास में जो है वो इंडेक्सिंग काम नहीं करता है। तो मैंने आपको 3-4 ऑपरेटर्स का एग्जांपल दिया, और भी काफी सारे ऑपरेटर्स होते हैं। लाइक वेरी पे काम नहीं करता है, बिटवीन पे काम नहीं करता है, तो बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिनके ऊपर इंडेक्सिंग काम नहीं करती, तो उसके लिए आप फोर्स इंडेक्स का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका इंडेक्सिंग वाला पार्ट हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे आता हूं माइस्क्यूएल के पे, वो होता है आपके पास में लॉकिंग मैकेनिज्म। ठीक है, लॉकिंग मैकेनिज्म में अगर आप देखेंगे तो आपके पास में ऑप्टिमिस्टिक लॉक होता है और आपके पास एक पेसिमिस्टिक लॉक होता है। ठीक है, अब ये डिफाइन कैसे होती है चीजें। ऑप्टिमिस्टिक लॉक में क्या होता है, जब आप कोई भी रो है आपके पास में, ठीक है, इसके ऊपर अगर मल्टीपल लोग अगर मान लीजिए अपडेट करने अगर आ रहे हैं तो ये क्या करता है, कमिट टाइम पे चेक करता है। ठीक है, कमिट टाइम पे ये चेक करता है कि मुझे इस वाले को एक्सेप्ट अपडेट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, पहली बात। और पेसिमिस्टिक जो होता है वो पहले ही लॉक ले लेता है। तो पहले जब एक बार अगर उसने अपडेट करना चालू कर दिया ना, उसके बाद वो किसी भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उतने समय के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली कंकरेंसी कंट्रोल, अपने बुक माई शो में समझा था कि अपन पेसिमिस्टिक लॉकिंग का यूज करेंगे कंकरेंसी हैंडल करने के लिए, तो एफिशिएंट भी होता है पेसिमिस्टिक लॉकिंग। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक में क्या होता है कि आपको कमिट की टाइम पे पता चलता है तो फिर आपका ऑपरेशन रोल बैक हो जाता है वहां पे। ठीक है, तो कुछ सिनेरियोज होते हैं जहां पे ऑप्टिमिस्टिक जो होता है उसकी लॉकिंग का यूज किया जाता है। बेसिकली अगर मैं हुडी आर्किटेक्चर की बात करूं, आइसबर्ग की बात करूं, तो वहां पे ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग का कंकरेंसी कंट्रोल करने के लिए हैंडल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सो ये होती है लॉकिंग मैकेनिज्म। इसके बाद मैं जानने की कोशिश करता हूं कि किसी भी माइस्क्यूएल के अंदर अगर आप देखोगे तो अगर आप जब किसी भी हैवी टेबल पे जब आप कभी भी कोई एक नया कॉलम बनाने जाते हो, ठीक है, तो बेसिकली आपको प्रॉब्लम आती है। तो किसी भी नया कॉलम बनाने के लिए तो बेसिकली डीडीएल ऑपरेशन के लिए 3 एल्गोरिथम होती है। एक होता है कॉपी, एक होता है इन प्लेस, एक होता है इंस्टेंट। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये क्रिटिकल है क्योंकि प्रोडक्शन रेडी इकोसिस्टम में आपके पास टेबल साइज बड़ा होता है और आपको ऑन द फ्लाई अगर कॉलम ऐड करना है, ठीक है, तो फिर आपको इन एल्गोरिथम का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेसिकली कॉपी क्या करता है, लॉक लेता है पूरी की पूरी टेबल पे, उतने समय के लिए आप अपनी टेबल पे कोई भी ऑपरेशन नहीं कर पाओगे, एक्सक्लूसिव लॉक लेके चलता है ये टेबल के ऊपर। ठीक है, अभी क्या करता है, इस पूरे के पूरे टेबल की नई कॉपी बनाएगा नए स्कीमा के साथ, तो फिर डेटा को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, काफी हैवी ऑपरेशंस होता है। अगर आपके पास टेबल में 5 बिलियन रोज है तो इसको लग जाएगा 2 दिन करने में। ठीक है, सिंपल से भाषा में समझो। अब आता है इन प्लेस। इन प्लेस आपको क्या करता है, आपको म्यूचुअली चीजें अलाउ कर देता है रीड और राइट के लिए। ठीक है, बट थोड़ा सा फास्ट होता है कॉपी की जगह, और सेम टेबल के अंदर ये ऑपरेशन करता है, डुप्लीकेट टेबल नहीं बनाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इन प्लेस। दूसरा आता है इंस्टेंट। इंस्टेंट क्या करता है, तो बेसिकली जो इनप्लेस होता है इसमें एक चीज और होती है, मेटा डेटा का लॉक लेता है। बस मेटा डेटा का लॉक जो होता है किसी कुछ मिली सेकंड के लिए लॉक होता है मेटा डेटा का, बस उसके बाद वो लॉक नहीं लेता। उसके बाद आपकी टेबल पे आप ऑपरेशन कर सकते हो, म्यूचुअली ऑपरेशन कर सकते हो। उसके बाद आती है इंस्टेंट। इंस्टेंट के अंदर होता क्या है कि आपके पास में किसी भी तरह का लॉक नहीं होता है।
ठीक है। और जनरली क्या करता है, ये डिक्शनरी के अंदर डेटा अपडेट कर देता है। बेसिकली मेटा डेटा के अंदर ये क्या करेगा, इस वाले कॉलम को अपडेट कर देगा। इस वाले जब इसने कॉलम को मेटा डेटा में अपडेट कर दिया, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका डेटा नल है, तो अगर आपके कॉलम की वैल्यू नल है तो आप इंस्टेंट का यूज करोगे। लेकिन जब आपके पास में उसमें अगर कोई डेटा है और आपको वैल्यू डिफाइन करनी है, तो फिर आपको लॉक लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको सारी वैल्यू हर रो के अंदर जाके अपडेट करनी पड़ेगी, इसलिए, है ना। तो नल कॉलम के लिए जनरली आप इंस्टेंट कॉलम का यूज करते हैं। तो बेसिकली जब आप कोई भी नया कॉलम जब ऐड करते हो, तो आप इन तीनों एल्गोरिथम का यूज कर सकते हो कि आपको किस तरीके से चीजें करनी है, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि जब मैंने इंस्टेंट का यूज करा, ठीक है, तो जब मेरी न्यू वैल्यू पॉपुलेट होनी थी, चलो वो तो पॉपुलेट होगी। अगर मान के चलते हैं कि आपके पास में मान लीजिए कुछ इस तरह से रो डिफाइन होती है सीरियल वे में, है ना, सीक्वल के अंदर इस तरह से, ये पहली रो है R1 R2 R3। तो अगर मान लीजिए कि R4 आई, तो वो तो चलो नए कॉलम के साथ में पॉपुलेट हो गई। लेकिन R2 के अंदर अगर मैंने उसी कॉलम की वैल्यू को जब मैंने लॉजिक के थ्रू अपडेट करा, तो ये कैसे काम करता है, ये दो तरीके से काम करता है। या तो इसके पास इस वाले ब्लॉक में अगर स्पेस होगा इस वाली कॉलम की वैल्यू पॉपुलेट करने के लिए, तो यहाँ पे कर देगा। नहीं तो क्या करेगा, ये इसको यहाँ से डी अटैच करेगा और एक नए ब्लॉक में आगे जाके लिख देगा। इस तरीके से इफिशियंट वे में बड़े टेबल्स के अंदर नल कॉलम को ऐड किया जाता है या अपडेट किया जाता है, ठीक है। इस तरह से इंस्टेंट एल्गोरिथम काम करती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, माइस्क्ल का कोई नहीं बताया, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से चीजों को यहां पे हैंडल किया जाता है। तो बेसिकली बड़े टेबल के अंदर अगर आपको डीडीएल के ऑपरेशन करने, तो जनरली इंटरव्यू आपसे पूछता है कि आपके पास बहुत बड़ी टेबल, आप उसमें डीडीएल के ऑपरेशन करने हैं, तो आपको इस तरीके से आंसर करना है आपके यूज केस के हिसाब से। अगर आपके पास डेटा है तो आप कॉपी वाली के साथ में जाओगे, क्योंकि आपको पूरा का पूरा डेटा कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि उसका कॉलम का साइज बढ़ गया, सॉरी रो का साइज बढ़ गया, तो अब उसको नए ब्लॉक में राइट करना पड़ेगा डेटा को, है ना। इस वजह से आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ती है। अब मैं बात करता हूं आइसोलेशन लेवल की। बेसिकली तो माइस्क्ल में 4 तरह के आइसोलेशन होते हैं, जिसके ऊपर पूरी कहानी डिपेंडेंट है माइस्क्ल की। तो आता है आपके पास में रीड कमिटेड, एक आता है रीड अनकमिटेड, ठीक है, इनको बोलते हैं आइसोलेशन लेवल, रीड अनकमिटेड। एक आपके पास में आता है रिपीटेबल रीड, और एक आपके पास में आता है सीरियलाइजेशन। तो बेसिकली इनमें होता क्या है, तो 2 तरह की प्रॉब्लम होती है माइस्क्ल में। एक होता है डर्टी रीड, एक होता है फैंटम रीड, ठीक है। तो डर्टी रीड का मतलब क्या होता है कि वही वाली बात है कि अगर मान लीजिए किसी रो को मैं रीड करने गया और पीछे से आपने जाके उसको अपडेट कर दिया, ठीक है, तो मैंने स्टिल डेटा रीड कर लिया, मतलब प्रीवियस डेटा रीड कर दिया, जो कि मुझे मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फैंटम रीड में क्या होता है कि आपने जैसे रीड करने गए तो आपको रेंज क्वेरी में 5 रो मिला, लेकिन जैसे मैंने कुछ डेटा पीछे से अपडेट करा था, रो का काउंट 6 हो गया, तो मतलब रेंज डेटा चेंज हो जाता है, रेंज डेटा, इसको बोलते हैं फैंटम, ठीक है। रिपीटेबल रीड के अंदर जो है डर्टी रीड नहीं होता है, और फैंटम रीड थ्योरेटिकली पॉसिबल बताया गया है, बट ऐसा होता नहीं है बेसिकली, है ना। अगर मैंने अब तक देखा नहीं है, हो सकता है कि पॉसिबल हो, थ्योरेटिकली पॉसिबल है फैंटम रीड, है ना। और सीरियलाइजेशन में ये दोनों ही नहीं होते हैं, तो इसलिए सबसे एफिशिएंट सीरियलाइजेशन होता है, बट स्लो होता है, क्योंकि एक के बाद एक ऑपरेशन काम करेगा, बेसिकली सिंगल थ्रेडेड बोल दो आप इसको, ठीक है ना। तो आपकी चीजों को स्लो डाउन कर देगा। तो हम जनरली प्रोडक्शन में सीरियलाइजेशन का यूज नहीं करते हैं, हम प्रोडक्शन में हमेशा रिपीटेबल रीड का यूज करते हैं। किसी भी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे माइस्क्ल की में, तो आपको नंबर 3, इसको बोलते हैं 1 2 3 और 4, नंबर 3 आपको सेट किया हुआ दिखेगा, क्योंकि ये काफी इफिशियंट होता है, ठीक है। और डर्टी रीड नहीं होता, फैंटम रीड नहीं होता, अभी के लिए मान के चलो। उसके बाद आता है रीड अनकमिटेड, एक होता है रीड अनकमिटेड, होता है रीड कमिटेड। तो बेसिकली रीड अनकमिटेड में आपके पास डर्टी रीड भी होगा, फैंटम रीड भी होगा, और रीड कमिटेड के अंदर आपके पास डर्टी रीड तो नहीं होगा, बट फैंटम रीड होगा, है ना। रेंज क्वेरी चेंज हो सकती है। तो ये होते हैं आइसोलेशन लेवल्स सीक्वल में। माइस्क्ल में आइसोलेशन लेवल 4 होते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है, डर्टी रीड और फैंटम रीड। तो आपको इन दोनों को जिस तरह से हैंडल करना है, उसके लिए 4 तरीके के लेवल बताए गए हैं। इनमें से आपको जो गुड फिट लगे आपको यूज करोगे, बट एक्चुअली 99.99% जो होते हैं लोग रिपीटेबल रीड वाले जो होता है आइसोलेशन लेवल, उसका यूज करते हैं, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब मैं आता हूं मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल। तो बेसिकली हमने जाना था कि अंडू लॉ का यूज करते हैं मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए अगर 3 लोग अगर एक ही डेटा को अपडेट करने आ रहे हैं, ठीक है, दो तो रीड करने आ रहे हैं, ये दोनों रीड करने आ रहे हैं और ये अपडेट करने अगर आ रहा है, तो बेसिकली क्या होता है, ये स्नैपशॉट मैकेनिज्म पे काम करता है। तो आपके प्रीवियस वर्जन का एक स्नैपशॉट ले लिया जाएगा और आपके जो अपडेट का जो डेटा उसके साथ एक नया डेटा बनाया जाएगा, वर्जन जैसे V0, अब इसका अपडेटेड वर्जन V1 बन जाएगा, तो V0 का स्नैपशॉट बन जाएगा। जैसे ही सक्सेसफुली V1 अगर राइट हो गया, कमिट हो गया, उसके बाद इस V0 को डिलीट कर दिया जाता है। अंडू लॉक इस तरीके से काम करता है, ठीक है। और V1 जो होता है आपका लेटेस्ट वर्जन होता है, इसको बोलते हैं मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल। तो यहाँ पे स्नैपशॉट के थ्रू ओल्डर वर्जन को प्रिजर्व किया जाता है, और जैसे नया वर्जन सक्सेसफुली कमिट हो जाता है तो ओल्डर वर्जन को रिमूव कर दिया जाता है।
सिंपल शब्दों में मैंने आपको एमवीसीसी पढ़ाया, आप जब 10 पेज पढ़ोगे ना माइस्क्यूएल की डीबी डिजाइन के, तब जाके आपको समझ में आएगा ये। ठीक है, तो मैं आपको 3 लाइन में खत्म कर रहा हूं। तो स्नैपशॉट मैकेनिज्म्स के थ्रू, मतलब प्रीवियस रो का आपने स्नैपशॉट लेके रख लिया और नई रो में आपने चेंज कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे आपने पॉइंट नोट किया होगा कि मैंने नया रो बनाया है। तो बेसिकली अपडेट के अंदर क्रिएट की तरह ऑपरेशन हो रहा है। अपडेट एग्जिस्टिंग रो में अपडेट नहीं कर रहा हूं, मैंने उसको तो फ्रीज कर दिया पुराने वाले को, तो और उसके डेटा को कॉपी करके मैंने पूरी नई रो बनाई है डिस्क पे। ठीक है, इस तरीके से मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल यूज होता है माइस्क्यूएल के अंदर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपसे, माइस्क्यूएल में काफी सारे जॉइंस होते हैं। ठीक है, तो आपको डेटा किस जॉइन के साथ में निकालना है वो आपको डिफाइन करना पड़ता है। आपके पास इनर जॉइंस होते हैं, आपके पास में लेफ्ट जॉइंस होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये बेसिक चीजें आपको पता होगी। लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट वाली टेबल की सारी एंट्री आती है और राइट वाले की उतनी आती है जितना लेफ्ट में मैच होती है। सेम फॉर राइट, लेफ्ट का अपोजिट राइट होता है। इनर जॉइन में दोनों टेबल में एंट्री मैच करनी चाहिए, जब जाके आपको डेटा मिलेगा। ठीक है, तो इफिशिएंटली आप क्या करते हैं कि आप इंडेक्सिंग अगर आपने इफिशिएंटली करी है तो उसके बेसिस पे आप बेटर वे में डेटा को फेच कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी मैंने आपको चीजें बताई है ये एक इंजन के थ्रू बताई है, मतलब InnoDB इंजन के थ्रू बताई है। ठीक है, InnoDB इंजन का यूज करता है माइस्क्यूएल। तो बेसिकली मल्टीपल इंजन होता है, एक MyISM भी होता है। ठीक है, एक मेमोरी बेस भी होता है, तो बहुत सारे डीबी इंजन होते हैं। सारी जो चीजें मैंने आपको बताई है InnoDB के पास कैपेबिलिटी होती है रो लेवल लॉकिंग की। MyISM जो डीबी इंजन होता है उसके पास टेबल लेवल की लॉकिंग होती है, और एनालिटिक्स पर्पज के लिए हम इस वाले डीबी इंजन का यूज करते हैं माइस्क्यूएल में। ठीक है, और भी बहुत सारे डीबी इंजन, एक मेमोरी वाला भी होता है जहां पे आपको बेसिकली वो इन मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करता है, तो इफिशिएंटली आप डेटा को रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं मेमोरी के अंदर, उस वजह से उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो जॉइंस भी आपको बहुत सही तरीके से डिफाइन करने होंगे। जब आप जॉइंस लगा रहे तो आपके पास इंडेक्सिंग प्रॉपर होनी चाहिए माइस्क्यूएल के अंदर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि माइस्क्यूएल में जब आप कोई भी डेटा जब डिलीट करने जाते हो ना, तो बेसिकली आप उसको ऐसे समझने की कोशिश करो। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको मैं सब बता दे रहा हूं इस वाले सेशन के अंदर, जो आपको हेल्प करेंगे। फिर आप जाके डिटेल में पढ़ भी सकते हो, उनको कमेंट भी कर दोगे तो मैं आपको पूरा डिटेल में आर्किटेक्चर बता दूंगा। तो बेसिकली अगर आपके पास मल्टीपल रो है, ठीक है, 1 2 ऐसे करके आपके पास बहुत सारी रो जा रही है, ऐसे मान के चलते डेटा इस तरीके से स्टोर है। जब आप माइस्क्यूएल में किसी भी डेटा को अपडेट करने जाओगे या फिर आप उसको क्या बोलते हैं एक नया रो जब इंसर्ट करने के जाओगे, तो आप देखोगे जनरली डेटा ऐसे ऐसे स्टोर होता है ना, आगे आगे स्टोर होता जाएगा नेक्स्ट पॉइंटर के बाद में। तो बेसिकली जब आप डिलीट करने जाते हो इस वाले डेटा को, तो इमीडिएटली माइस्क्यूएल डेटा को डिलीट नहीं करता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ उसको मार्क कर देगा कि ये डिलीटेड है। तो इसको डिलीट कैसे करते हैं? इसको डिलीट करने के लिए आपको ऑप्टिमाइज इंजन की एक कमांड चलानी पड़ती है। ऑप्टिमाइज इंजन मतलब टेबल को आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, उसके बाद में ये वाला डिस्क का स्पेस फ्री होता है। इसलिए माइस्क्यूएल जो है वो ऑप्टिमाइज इंजन की कमांड चलाता है जिससे वो डिस्क स्पेस को फ्री किया जाए। डायरेक्टली डिलीट करने से डिस्क स्पेस फ्री नहीं होता, आपका रो का डेटा फ्री रो डिलीट हो जाती है, बट डिस्क का स्पेस जो फ्री नहीं होता है। ठीक है, बट पोस्टग्रेस में इसका जस्ट अपोजिट होता है। पोस्टग्रेस के बारे में भी अपन डिटेल में इसी तरह से जानेंगे, बट अभी आपको हिंट दे रहा हूं। तो पोस्टग्रेस के अंदर होता क्या है कि जैसे आप डिलीट करते हैं तो इमीडिएटली वो क्या करता है कि डिस्क से भी डेटा को डिलीट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डिलीट मैकेनिज्म के लिए SQL थोड़ा सा इनएफिशिएंट है, क्योंकि आपको ऑप्टिमाइज जब टेबल आप करोगे तो आपकी टेबल पूरी लॉक हो जाएगी, क्योंकि डिस्क स्पेस फ्री कर रही है। तो आपको एक क्या बोलते हैं नॉन वर्किंग आवर्स के अंदर ये वाला काम करना पड़ेगा। ठीक है, जनरली इस वजह से हम क्या करते हैं, हम एक्टिव और इनएक्टिव का यूज करते हैं रो के लिए। अगर आप देखेंगे कॉलम बनाते हो कि ये वाली रो मेरे अभी काम में आ रही कि नहीं आ रही, तो उसके बेसिस पे मैं सॉफ्ट डिलीट वाली मैकेनिज्म का यूज करता हूँ माइस्क्यूएल में जब मुझे स्केल करना होता है तो। ठीक है, अब मैं इसके बाद जानने की कोशिश करता हूं कि नॉर्मलाइजेशन और डीनॉर्मलाइजेशन। सो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन एक अच्छी मैकेनिज्म है जहां पे आप एक स्ट्रक्चर वे में चीजों को डिफाइन और रिलेशनशिप को डिफाइन कर सकते हो, बट आप जैसे ही स्केल पे काम करते हैं तो आपको डीनॉर्मलाइज वे में जाना पड़ता है। यदि आप वॉलेट का आर्किटेक्चर बनाएंगे, यदि आप ऑर्डर का आर्किटेक्चर बनाएंगे, तो आपको डीनॉर्मलाइजेशन, क्योंकि आपके पास में जॉइन की कॉस्ट काफी हैवी होती है, इसलिए आप क्या करते हैं डेटा कॉलम्स का डुप्लीकेशन करना पसंद करते हैं, डेटा का डुप्लीकेट करना पसंद करेंगे। तो आपको हाई लेवल आर्किटेक्चर में डीनॉर्मलाइजेशन मैकेनिज्म को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और उसके बेसिस पे आप इजीली अपने सिस्टम को स्केल कर सकते हो। तो आज इस वाले सेशन में हमने सारे क्रिटिकल कंपोनेंट के बारे में जाना माइस्क्यूएल में। मैंने 2-2 3-3 मिनट के अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर किया। आप इसको डिटेल में देखना, समझना, इनके बारे में जाके पढ़ना, गारंटी दे रहा हूं माइस्क्यूएल के इंटरव्यू आप इजीली क्रैक कर लोगे। ठीक है, इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, और इस वाले चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।